आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग देखेंगे। तो देखिए, पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। जब किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो करवाया जाता है, जब किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो करवाया जाता है तो वो कंडक्टर हीट होता है। जिसकी वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब करंट को फ्लो करवाकर जो हीट प्रोड्यूस होता है किसमें, किसी भी डिवाइस में, किसी भी कंडक्टर में, उसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट से जो हीट प्रोड्यूस होगी। अब हम बात करेंगे कि कितना हीट किसी भी कंडक्टर में प्रोड्यूस होता है जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है। तो देखिए, इसके लिए जूल्स ने बताया था। तो हम बात करते हैं अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मतलब क्या हुआ। जूल्स ने एक रिलेशन दिया था कि किसी भी कंडक्टर में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ। तो हम बात करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हम मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R। आपके पास एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R। हम यहाँ 20 वोल्ट की बैटरी से इसमें I करंट फ्लो करवा रहे हैं। इस कंडक्टर का लेंथ भी L मान सकते हो और इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, R है। तो अब इसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा यही बताया था जूल्स ने। तो जूल्स के अकॉर्डिंग क्या होती है कि अमाउंट ऑफ, पहला उनका स्टेटमेंट पहला क्या था। देखिए, आप पढ़े जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स ने क्या बताया है, जब किसी कंडक्टर को हीट करते हैं, किसी कंडक्टर को हीट करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी उसी से रिलेटेड बताया था कि कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। तो जूल्स के अकॉर्डिंग पहला क्या था, पहला था कि when a conductor is heated, then heat produce in conductor directly proportional square of current, यानी I स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ करंट। ये पहला हो गया आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का पहला स्टेटमेंट। क्या था, हीट प्रोड्यूस इन कंडक्टर। जब कंडक्टर को हीट करेंगे तो हीट प्रोड्यूस इन कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ करंट, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर। दूसरा क्या था, इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का जितना रेजिस्टेंस होगा, इसको पहला इसको दूसरा मान लें, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हीट प्रोड्यूस। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगला बताया उन्होंने कि यही हीट जो प्रोड्यूस होगी वो टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये तीन चीज़ें उन्होंने बताया। क्या बताया, जूल्स लॉ हीटिंग क्या थी, जब किसी कंडक्टर को हीट किया जाता है, तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम। भाई जितना देर तक हीट करोगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा, और करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। करंट के स्क्वायर का है, यानी जितना ज़्यादा करंट बढ़ेगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो अब इन तीनों को मिलाकर एक रिलेशन निकलता है। इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन किया जाएगा तो आपका आ जाएगा H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर RT। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर RT। अब हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाएंगे K I स्क्वायर RT, और यहाँ पे K की वैल्यू 1 ली जाती है, कांस्टेंट K की वैल्यू 1 ली जाती है। तो यहाँ से H इक्वल टू I स्क्वायर RT हो जाता है। H इक्वल टू I स्क्वायर RT क्या है, ये क्या आया, यही आपका है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स ने
फार्मूला दिया कि जब किसी कंडक्टर को हीट किया जाता है तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है I²RT के इक्वल होती है। अब हम ये इस फार्मूले को ओम्स लॉ के अप्लाई करके और भी फार्मूला निकाल सकते हैं इसका। तो देखिए ये आपका फार्मूला आ गया H = I²RT। अगर हम अप्लाई कर दें ओम्स लॉ, अप्लाई ओम्स लॉ, तो क्या होता है हमें पता है B = IR। तो यहाँ से I की वैल्यू रख सकते हैं B/R, इसमें ये इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं आप। तो H = क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप रखोगे B/R का स्क्वायर RT, तो यहाँ से B²R²RT, एक R यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा B²/R × T। किसकी वैल्यू आ गई है, ये हीट प्रोड्यूस किसी कंडक्टर में दूसरा फार्मूला हो गया। ये IR के फॉर्म में था, BR के फॉर्म में है। तो इस तरह से आपका ये आ गया। एक फार्मूला आप और निकाल सकते हैं इसमें, अगर हम R की वैल्यू B/I रख दें इसमें इक्वेशन में। इसी से देखिए अभी किया क्या गया है यार, यहाँ पे आप रखे हो I की वैल्यू B/R इस इक्वेशन में फर्स्ट में, तो वहाँ से ये चीज़ आई है B²/R × T। अब क्या करना है, R को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से देखें आप, ये फार्मूला ये आया था। अब हम दूसरा जो बात करेंगे, यहाँ से R की वैल्यू B/I पुट कर दो उसी में, तो क्या हो जाएगी H की वैल्यू I²R, R की वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे B/T, तो यहाँ से एक I कैंसिल हो जाएगा, तो H = क्या आ जाएगा BIT। तो ओवरऑल 3 फार्मूला आ गए किसके, ये क्या आ गया BIT, और एक अभी आया था B²/R × T, और ये K। तो यानी हीट प्रोड्यूस इन कंडक्टर का आपका H की वैल्यू 3 फार्मूले आ गए। पहला हो गया आपका, यहाँ ऐसे लिख सकते हो H = I²RT, और एक आ गया था अभी B²/R × T, और ये हो गया BIT। तो ये क्या है, किसी भी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, इतने सारे एक्सप्रेशन या फार्मूला कह सकते हो आता है। तो अब देखिए इसमें क्या किस तरह के प्रॉब्लम बनते हैं और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए पहले ये बात करते हैं इस पर कुछ प्रॉब्लम न्यूमेरिकल। अगर देखिए इसमें ये कह दिया जाए, पहला क्वेश्चन है इस पर, आपके पास 2 रेजिस्टेंस हैं, 2 रेजिस्टेंस हैं। क्वेश्चन है 2 रेजिस्टेंस है आपके पास, 2 ओम एंड 4 ओम। तो इसमें पूछा जा रहा है पहले केस में, अगर इस सीरीज में, पहले केस में सीरीज में कंबाइन किया जा रहा है और दूसरे केस में पैरेलल कंबाइन किया जा रहा है। पहले केस में इन दोनों को सीरीज में कंबाइन करेंगे, सीरीज में, और दूसरे केस में पैरेलल में कंबाइन करेंगे। तो दोनों में जो हीट प्रोड्यूस होगा, उसकी रेशियो निकालना। फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन 2 ओम एंड 4 ओम रेजिस्टर्स कनेक्टेड, फर्स्ट सीरीज सेकेंड पैरेलल। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे यार, देखो आपके पास 2 रेजिस्टेंस है, एक है 2 ओम एक 4 ओम, तो पहले इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया, बाद में पैरेलल। तो किस केस में हीट ज़्यादा आएगा ये भी पूछ सकता है। यहाँ तो हम पूछ रहे हैं आपसे ये बताना है कि दोनों का रेशियो बताओ। तो इस केस में क्या होगा, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, उतना सारा फार्मूला है यहाँ पे देखो। और बैटरी जो है, बैटरी मान लो बैटरी का जो वोल्टेज है वो दोनों केस में सेम रखना है। बैटरी का वोल्टेज आपको नहीं वो करना है 12 वोल्ट, बी वोल्ट बैटरी से कनेक्ट है मान लो। तो चलते हैं बात करते हैं। देखिए फर्स्ट केस में, पहला केस जब सीरीज की बात करेंगे, सीरीज की जब बात करेंगे तो सीरीज में देखिए, सीरीज में R इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 + R2। सीरीज में जब दोनों ऐड होंगे तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 6 ओम।
6 ओम। तो यहाँ निकालो पहले किसका फार्मूला, हीट का। तो यहाँ पे क्या लगाना सही है, बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी लगाना है, बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी लगाना है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, रेजिस्टेंस की। वोल्टेज तो सेम रहेगा, सीरीज और पैरेलल से खाली रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। सुनिए, सीरीज और पैरेलल से रेजिस्टेंस का इफेक्ट पड़ेगा, वोल्टेज और टाइम तो सेम होगा। तो यहाँ पे बी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू रख देंगे 6 ओम और यहाँ पे टी। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। आपने खाली आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 6 रखा है, टाइम और वोल्टेज को सेम रखना है, तो उसको नहीं कुछ करना है क्योंकि हमें दोनों का रेशियो निकालना है। दूसरे केस में अगर इनको पैरेलल कनेक्ट कराएंगे, पैरेलल, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 + 1/4। तो इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ गया 2 और वहाँ पे आ गया 1। तो ये हो गया 3/4, यानी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 4/3। आर इक्विवेलेंट कितनी आएगी, 4/3। तो अब जो है यहाँ पे निकालो, दूसरे केस में निकालते हैं हम इसकी वैल्यू, हीट की वैल्यू। तो यहाँ पे निकाल देते हैं बी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट, कितना है आर इक्विवेलेंट, 4/3 इंटू टी तो रहेगा यहाँ पे, तो 3/4 बी स्क्वायर इंटू टी। ये हो, ये H1 मान लो सीरीज वाला, ये सीरीज लिख लो, H सीरीज, ये H पैरेलल। तो सीरीज को ऊपर रखा जाए और इसको नीचे रखा जाए रेशियो निकालने में। तो सीरीज वाली कितनी वैल्यू आई है, बी स्क्वायर बाई 6 इंटू टी, और ये कितनी आई है 3/4 बी स्क्वायर टी। तो देखें यहाँ से ये जो है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा 4 6 इंटू 3, ये आ जाएगा 2/9, यानी 2/9 आ जाएगा। यानी कितना आ गया, ये 2:9 का मतलब क्या हुआ कि अगर उन दो रेजिस्टेंस को एक बार हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे और एक बार पैरेलल, तो दोनों में हीट प्रोड्यूस अलग अलग आएगा। देखिए, जब आपको पता है कि अगर यहाँ इस फार्मूले से पता हो रहा है कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा इस फार्मूले से तो हीट प्रोड्यूस कम होगा इस फार्मूले से। तो यहाँ पे क्या होगा, इस कंडक्टर की बात करें जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें हीट क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा कम प्रोड्यूस होगा हीट। तो इन दोनों से कंपेयर करके बता सकते हैं कि किस वाले केस में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और रेशियो तो उनका आ गया 2:9। इस क्वेश्चन का आंसर है 2:9। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। और देखिए, सिंपली प्रॉब्लम तो ये भी बन सकता है कि आपको कंडक्टर का रेजिस्टेंस, वोल्टेज, टाइम कुछ भी करके आपको ये बताया जा सकता है कि निकालने के लिए हीट कितना प्रोड्यूस होगा। अक्सर सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा, इसी से आता है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करके कि सीरीज में और पैरेलल में कंबाइन किया जाए तो किस केस में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। देखिए, जिन डिवाइस में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करवाना होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रखा जाता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर हुआ, वाटर हीटर हुआ, इलेक्ट्रिक आयरन हुआ, इन सब का इलेक्ट्रिक हीटर की बात करें, पहला है आपका, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक हीटर, वाटर हीटर कह सकते हो, इलेक्ट्रिक आयरन, इन सब में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो क्या होता है, इन सब का रेजिस्टेंस, इनका जो एलिमेंट होता है रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस हाई रखते हैं। तो क्या होता है, इनका रेजिस्टेंस नाइक्रोम का होता है, नाइक्रोम एलॉय होता है। तो इनका जो एलिमेंट होता है इलेक्ट्रिक हीटर का, वाटर हीटर का, नाइक्रोम का रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करवानी होती है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है।
रेजिस्टेंस हाई होता है। आपको ये बता रहे हैं इलेक्ट्रिक हीटर, वाटर हीटर हुआ, इलेक्ट्रिक ऑयरन हुआ, इनका रेजिस्टेंस हाई होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कराना होता है। अभी आपने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में देखा था कि हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। इसीलिए इन सब का रेजिस्टेंस नाइक्रोम का होता है। नाइक्रोम, इनके एलिमेंट का रेजिस्टेंस नाइक्रोम का होता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस हाई होता है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। अब देखिए, अगर हम बात करें फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर की बात करें या इलेक्ट्रिक बल्ब का बात करें, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर या इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो वो बना होता है टंगस्टन का। दूसरा है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें या इलेक्ट्रिक हीटर की बात करें तो वो बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का बना होता है। क्यों? क्योंकि टंगस्टन मेटल की जो वो होती है मेल्टिंग पॉइंट होती है। टंगस्टन मेटल की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है लगभग 3880 डिग्री सेल्सियस होती है, इतना होती है 3880 डिग्री सेल्सियस। इसके लगभग इसी के बराबर होती है किसकी मेल्टिंग पॉइंट? टंगस्टन की। क्यों? इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट या इलेक्ट्रिक हीटर का फिलामेंट टंगस्टन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। हीट प्रोड्यूस होने पे वो जल्दी मेल्ट ना हो, हीट प्रोड्यूस होने पे वो जल्दी मेल्ट ना हो, इसीलिए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर या इलेक्ट्रिक बल्ब टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है। तो फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब उस मेटल की बनी होगी जिसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे टंगस्टन से बना होता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब हम बात करें अगर इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज आपको पता है कि जब लाइट ज़्यादा आती है तो इलेक्ट्रिक फ्यूज उड़ जाता है, मतलब वो खराब हो जाता है और घरों का कनेक्शन कट जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज किस वायर का बना होना चाहिए? जिसका क्या हो? जिसका रेजिस्टेंस कम हो, ताकि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस ना करे, और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे तो वो क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक उसकी बात करें अगर इलेक्ट्रिक फ्यूज की, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज किसका बना होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज बना होता है कापर का कह सकते हैं, Cu का, कापर का या टिन लेड एलॉय का बना होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ज़्यादा अगर हीट प्रोड्यूस होगी तो ये ब्रेक हो जाएंगे। तो इसीलिए इनको किसका यूज किया था? कापर या टंगस्टन का। तो इस तरह देखें, जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, सुनिए, जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं अगर उसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करनी होगी तो ऐसे मेटल का रेजिस्टेंस लगाएंगे जिससे उसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो। रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अब अगर बात करते हैं हीटर का तो उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस की ज़रूरत है तो हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज का तो उसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने पे उसे जल जाना चाहिए, यानी उसे ख़राब होना चाहिए। तो इसलिए ख़राब हो जाना चाहिए, इसीलिए कापर का लगाएंगे, क्योंकि कापर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। जैसे ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करेगी, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होते ही वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। अब हम इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।